स्वागत है आपका कमोडिटी आउटलुक में। कमोडिटी आउटलुक वो सेगमेंट जिसमें हम चर्चा करते हैं शेयर बाजार से इक्विटी बाजार के अलावा बाकी और चीजों पे भी, और किस तरीके से वो चीजें असर डालती हैं हमारे शेयर बाजार पे भी। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अजय केडिया जी। केडिया एडवाइजरी से आते हैं, देश का बड़ा नाम है, बड़ी एडवाइजरी फर्म, और अच्छे से समझते हैं कि बहुत सी और चीजें जो कि इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक और उस तरीके की जो चीजें जो कि जिनके आउटलुक से हम समझ सकें कि बाजार की चाल और किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। स्वागत है अजय जी शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अजय सर, हमने पिछली बार बात करी थी फेड रेट हाइक पे, और वो सारी चीजें हुई जिस तरीके से आपने बताया था, और कल उससे भी ज्यादा कुछ चीजें हुई और उसका असर हमने बाजारों पे देखा है। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं और किस तरीके से आगे के चाल देखते हैं बाजारों में? देखिए, मार्केट में इवेंट्स तो काफी ज्यादा है, चाहे हम एग्री कमोडिटी की बात करें चाहे नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें। लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से फेड का जो रेट टोन बढ़ा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पिछले 2-3 दिनों में सभी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स पे इम्पैक्ट आते हुए देखा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम आरबीआई की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा उम्मीद नहीं था कि आरबीआई अकोमोडेटिव जो स्टैंड था, जो लास्ट मीट में हमने सुना था, उसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एकाएक मीटिंग कॉल होती है और 0.4 से रेट हाइक होती है। साथ में हमने फेड का 0.5 से जो रेट हाइक हुआ, ये इन लाइन था। हम लोग बोल सकते हैं कि ये मार्केट डाइजेस्ट करके चल रहा था। एंड इनफैक्ट उसके बाद हमने देखा भी कि जैसी फेड हाइक हुआ उसके बाद ग्लोबल मार्केट के अंदर इक्विटी मार्केट में भी हमने जंप आते हुए देखा। कमोडिटी मार्केट में भी एक जबरदस्त तेजी आती हुई देखी, जहां पे गोल्ड वापस $1910 तक का लेवल दिखाया। डॉलर इंडेक्स में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन ले लिया, बट एकाएक कल शाम को एक और स्टेटमेंट बनता हुआ दिखाई दिया कि एग्रेसिव 0.75 बिप्स का एक और जंप जून में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियरिटी हो चुकी है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो संकेत आ रहे हैं इन्फ्लेशन को लेकर, क्योंकि बैंक ऑफ जापान की बात कर ले चाहे हम ईसीबी की बात करें, ईसीबी ने भी हिंट दे चुके हैं कि जुलाई में हम 0.5 से रेट हाइक किया, उससे ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी ईसीबी ने बॉन्ड बाइंग के प्रोग्राम एक्टिविटी स्टार्ट कर चुके थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड अब ऑलमोस्ट 4 टाइम रेट हाइक कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो रेट हाइक का जो सिनेरियो है वो अब बनता हुआ दिखाई दे रहा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था कि ज्यादा करके जब भी रेट हाइक होता है तो इन्फ्लेशन को बीट करने की कोशिश करती है, इन्फ्लेशन से बचने की कोशिश करती है। बट इस बार डबल एज स्वॉर्ड जैसे रहता है वैसी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक स्टेटमेंट ने और हड़कंप मचा रखा है मार्केट में, जहां पे बताया जा रहा है कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन हिट रह सकती है। तो अगर डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहता है और साथ में हम रेट भी हाइक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रिसेशन का पूरी गुंजाइश है। तो एक तरफ रिसेशन की गुंजाइश है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन में इमीडिएटली, जैसे मैंने पिछली बार भी आप सारे हमने फैक्टर्स देखे थे जहां पे हमने देखा कि इन्फ्लेशन में इमीडिएट रिलीफ कहीं नहीं मिलता है। इनफैक्ट जो करंट हीट वेव चल रहा है इंडिया में, इसकी वजह से काफी क्रॉप्स भी डैमेज हो रही है और यील्ड में भी ड्रॉप है। तो आई थिंक आज का जो फ्लाइट से वो ज्यादा मैं नहीं बना पाया, बिकॉज देयर आर मेनी टॉपिक्स वी हैव टू कवर, बट हमको फोकस जो रखना है अभी वो सेंट्रल बैंक के पॉइंट पे रखना है। सेंट्रल बैंक क्या सोच के चल रहा है, बिकॉज सभी सेंट्रल बैंक ईसीबी, बीओई, फेड, आरबीआई सभी ने अपना स्टैंड चेंज करके रेट हाइक सिनेरियो में आ रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट अब कमोडिटी मार्केट पे कैसा पड़ेगा वो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि पहला हमने देखा कि रेट हाइक का सिनेरियो जैसे जैसे बिल्टअप हो रहा, डॉलर इंडेक्स जो करीबन 20 साल के हाई पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, 104 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं उसकी वजह से सोने और चांदी में हमने फिर से गिरावट देखा, क्योंकि जब रेट हाइक होता है तो कहीं ना कहीं सोने और चांदी पे एक नेगेटिव टेम्पररी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि रिसेशन का कंसर्न है वो बार बार में गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करेगा। बेस मेटल की बात करें तो ऑलरेडी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर बेस मेटल के प्राइसेस के अंदर गिरावट इसलिए भी देखा कि चाइना लॉकडाउन में थी, और जिसके चलते जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं डेंट होते हुए दिखाई दी। ऊपर से डॉलर इंडेक्स में जो तेजी थी ये भी इंपैक्ट कर रहा था। एंड अंत में अगर हम देखते हैं क्रूड ऑयल में अभी ब्रेंट 111 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमने एक सेशन रखा भी था जहां पे हमने बताया था इमीडिएट रिलीफ क्रूड में कोई आता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी भी यूरोप और रशिया के बीच में कंसर्न्स बन रहा है। कल अपडेट आते हुए दिखाई दी है जहां पे यूरोप ने नए सैंक्शंस की बात की है, जिसके बाद हमने ब्रेंट को वापस
नए हाई की तरफ जाते हुए देख रहे हैं 112 के करीब जो हमने अप्रैल में देखा था। तो कहीं न कहीं एक तो सप्लाई शॉर्ट बना हुआ है, रशिया का आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। यूएस से भी जो आउटपुट बढ़ाने की बात होती है वो स्पीड अप नहीं हो रही। ओपेक मेंबर बोलते हैं कि जो ग्रेजुअल स्पीड रहेगी प्रोडक्शन राइज की वही रहेगी, कोई एसओएस हम सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे। तो ये सबको देखते हुए पूरे कमोडिटी पैक में जहां नेचुरल गैस $9 के करीब जाते हुए दिखाई दे रही है, तो आई थिंक जी कहीं पे भी कमोडिटी के अंदर कोई रिलीफ आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एग्री में भी हमने देखा कॉटन की प्राइसेस में एक अच्छा खासा फॉल के बाद जंप भी आता हुआ दिखाई दिया। तो इन ऑल सेंट्रल बैंक्स के जो इवेंट्स हो रहे हैं वो पूरे कमोडिटी को इंपैक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं सोना चांदी में वॉलिटिलिटी जरूर है, बट लोअर लेवल से बाइंग भी देखते हुए आपको ध्यान जो देना है वो क्रूड ऑयल पे ध्यान देना है, क्योंकि क्रूड में अगर 112 के ऊपर ब्रेंट अगर ट्रेड करता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये वापस 118 120 तक जा सकता है। ये सभी इकोनॉमी के लिए चिंता वाली बात रहेगी। जी ठीक है, तो ये कह रहे हैं अजय जी की वोलेटिलिटी बहुत रहने वाली है और अभी फिलहाल कोई रिलीफ आता हुआ नहीं दिख रहा है। अजय सर मेरे को फिर चलते चलते एक चीज बता दीजिए, कौन से ऐसे सिग्नल्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स पे हमें नजर रखनी है जो कि कहीं हमें बेरिश बाजार की तरफ भी धकेल सकते हैं? क्या ऐसी कोई संभावना है और उसके लिए अगर हमें नजर रखनी है तो किन चीजों पर रखनी है? देखिए मैं एक रेशियो बार बार मैं देखता हूँ जो ब्रॉडर वे है, जो हम लोग थोड़ा सा 1-2 साल के व्यू लेकर चलते हैं, जिसका नाम है S&P 500 वर्सेस कमोडिटी जीसीआई इंडेक्स। तो ये हमने देखा कि अभी भी इन्वर्टेड है, जो संकेत देता है कहीं ना कहीं ये मैं स्लाइड जो दिखा रहा हूँ ये हीट वेव का बता रहा हूँ, जिस ढंग से हीट वेव मूव कर रहा है ये इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट जो करंटली हमने देखे हैं, ये फेड के अपडेट्स आए थे, ये काफी देखना है। बट मैं जो जिस पे आया था, देखिए एक चीज आप समझिए कि बिजनेस की साइकिल, जो बिजनेस साइकिल होती है उसमें फेज 2 में हम लोग इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी। अगर फेज 2 से फेज 3 की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है इक्विटी मार्केट में स्लोली एंड स्टेडली धीरे धीरे डाउन साइड आना चालू हो जाता है और कमोडिटी में बूस्ट मिलता है। नो डाउट कमोडिटी में वॉलिटिलिटी जरूर बनी हुई है, बट मुझे लगता है कि जो 5 चीजें आपको दिखती हैं, सबसे पहले है डॉलर। डॉलर में अभी भी कंटिन्यू स्ट्रेंथ बनी हुई है। दूसरा है कि सेंट्रल बैंक का स्टैंड क्या रहता है। तो हमने ऑलरेडी देखा कि सेंट्रल बैंक का जो स्टैंड है वो काफी एग्रेसिव रेट हाइक की तरफ आ गया है, जो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, कमोडिटी के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता है, बिकॉज इन्फ्लेशन मींस कमोडिटी राइज। अब जब कमोडिटी राइज हो ही रही है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इक्विटी पे नेगेटिवली पड़ता है, बिकॉज रॉ मटेरियल सब रहता है। तीसरा आपको देखना है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जहाँ पे हम देख रहे हैं ऑलरेडी जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है अब 70 दिन के करीब हो चुका है और उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो सभी जगह आ रहा है। चौथा हमको देखना चाहिए कोविड, जहां पे हमने देखा चाइना में अभी भी लॉकडाउन है, बट फ्रेंकली वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि चाहे हम यूरोप की बात करें चाहे यूएस की बात करें, वो कोविड एज ऑफ नाउ कोविड से निकल चुके हैं। लेकिन जो चाइना में कंसर्न है, जिसकी वजह से हमने एक स्लाइड शो भी किया था जहाँ पे बताया था कि जो कंजक्शंस हो रहे हैं पोर्ट के ऊपर उसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्बेंस बना हुआ है। एंड लास्ट अगर हम देखते हैं इसके अंदर, वो है पूरे मार्केट का सेंटीमेंट, जो इस वक्त मुझे लगता है इक्विटी मार्केट के लिए भी ढंग से नहीं काम कर रहा है, ना ही कमोडिटी के लिए, बिकॉज वॉलिटिलिटी इज टू हाई राइट नाउ। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए, बिकॉज इकोनॉमिक पॉलिसी और जो टर्मोइल पूरे ग्लोबल मार्केट में बना हुआ है, इसकी वजह से कोई भी एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा नहीं। हाँ, लॉन्गर वे में हम बात करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बुलियन एज ए सेफ हेवन आज नहीं तो कल उसको एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ये अजय सर बता रहे हैं कि किस तरीके से बाजार में किस तरफ नजर रखें और किन चीजों से बच के रहें और किस तरीके की वोलेटिलिटी अभी भी आगे भी किस तरीके के फैक्टर्स पे नजर रखनी है, क्योंकि बाजार अभी बहुत सारे हलचल और बहुत सारी परेशानियों के साथ भरा हुआ है। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी देने के लिए, और आपने हमारे लिए समय निकाला और हमें बताया कि किस तरीके से कमोडिटी बाजार पे नजर रखनी है और किस तरीके से बाजार रिएक्ट कर सकते हैं और आने वाली खबरों को देखते हुए। थैंक यू सो मच।